हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जेईई 2024 के लिए हमारी क्वार्क सीरीज में आज का लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जो कि बेसिक मैथ्स का पार्ट है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फिजिक्स में बहुत जरूरी है, बहुत काम आता है ये। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम है सुमित चौधरी और मैं 12 साल से बच्चों को जेईई के लिए कोच और मेंटर कर रहा हूं बच्चों। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक्स लेकर के आए हैं, बहुत सारे टॉप 10 में, बहुत सारे टॉप 100 में और टॉप 1000 में, इवन इसके आगे भी और बहुत सारे रैंक्स हैं। मैं खुद मैंने 2004 में आईआईटी जेईई और एआईट्रिपल क्लियर किया था विद ऑल इंडिया रैंक 1582 एंड 1995 रेस्पेक्टिवली। और बच्चों आईआईटी मद्रास से मैं पढ़ा हुआ हूँ, 2009 का पास आउट हूँ। डुअल डिग्री मैंने बीटेक और एमटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरे बारे में इतना ही बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहली चीज बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कि दो एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्सिस कुछ और नहीं होती, आप ऐसा समझ लीजिए कि दो लाइंस होती हैं जिनमें एरोज लगे होते हैं। तो एक एक्स एक्सिस इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस इस टाइप से वर्टिकल लाइन। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों लाइंस मिल करके पूरा एक प्लेन बना देती हैं। ये दोनों लाइंस मिलकर पूरा एक प्लेन बना देती हैं। इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ये रहा इसका नाम, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी इसे हम कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ये दोनों लाइंस जहां पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओ से इंडिकेट करते हैं ओरिजिन। इसे कहते हैं हम ओरिजिन, जहां ये मीट करती है। ओरिजिन के राइट साइड में अगर हम देखें बच्चों तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है और इधर से राइट साइड में हम जाएंगे तो हम कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉजिटिव है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको। तो ओरिजिन से राइट साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, आप ये मान के चलिए। ओरिजिन से लेफ्ट के साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। वैसे ही ओरिजिन से ऊपर अगर जाएंगे वाई के डायरेक्शन में तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। इतना कुछ मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब कोई पॉइंट मान लेते हैं कि इस कार्टेशियन प्लेन में है, इस कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है P। मान लेते हैं P का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से उसको हमने नाम दिया y और इसे हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है लेकिन हम नाम दे रहे हैं y कोऑर्डिनेट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये कहता हूं कि एक्स एक्सिस से ये y के डायरेक्शन में y डिस्टेंस चलने के बाद P पॉइंट पे हम पहुंचे हैं। एक्स एक्सिस से y के डायरेक्शन में y डिस्टेंस चलने के बाद हम P पे पहुंचे हैं। सिमिलरली अगर y एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो उसे हम x से इंडिकेट करते हैं और इसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इसे हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा स्पेलिंग हो सकता है कि गलत हो या सही हो, व्हाटएवर। तो ये इसे हम कहते हैं एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को। और y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं सिंपली ऑर्डिनेट। को हटा देते हैं कोऑर्डिनेट में से, ऑर्डिनेट कहते हैं y कोऑर्डिनेट को। और इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं एक ऑर्डर्ड ब्रैकेट के अंदर x, y। तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है हमेशा। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट P को प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। और इस कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट हमने उसके कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दिए तो वो पॉइंट हम एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो x का मतलब मैं फिर से याद दिला दूं कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और y कोऑर्डिनेट का मतलब है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है पॉइंट का। तो इस तरीके से किसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन के अंदर, ठीक है। और आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं बच्चों। ये तो बन गया एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट है y और जिसका बेस है x। तो अगर ये डायगोनल की बात करें हम तो ये डायगोनल जो होगा
ये होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है क्लियर होगा। और अगर हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स देखें बच्चों, तो 0,0 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका डिस्टेंस x एक्सिस से भी 0 है और y एक्सिस से भी 0 है। अच्छा, एक और चीज, ये जो xy प्लेन है, xy एक्सिस है, ये इस पूरे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करती हैं। इन रीजन्स को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाली जगह को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होगा। सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में ना हमेशा नेगेटिव होगा पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे x जो है वो नेगेटिव होगा और y जो है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आसानी से चेक कर सकते हैं x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होने वाले हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा बट y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी लिख देता हूं यहां पे मैं, x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन के ऊपर, XY प्लेन के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका डिस्टेंस अगर हमें ओरिजिन से लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम लेकर के फिर स्क्वायर रूट ले लें, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3, x कोऑर्डिनेट का मतलब कि y एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, और क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। इसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 होना चाहिए। तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस होना चाहिए 3 और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस होना चाहिए 4। x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम यहां पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो 3,4 इस टाइप से लिख सकते हैं। और अगर हमें इसका डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से बच्चों, तो डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से उसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि यहां पे रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कुछ और नहीं 5 आएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। इस तरीके से इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे XY प्लेन में और उसका डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है या फिर ओके। ये टॉपिक है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A और B, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, कुछ इस टाइप से। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम बहुत ही आसानी से बच्चों ये कह सकते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें दोनों पॉइंट से, तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस। हम बहुत आसानी से ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होगा x2 और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा x1। तो फिर ये वाला जो बेस होगा ना, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो बनाया, इसका जो बेस होगा दैट वुड बी x2 माइनस x1। ये बेस x2 माइनस x1 के बराबर होगा। सिमिलरली ये जो हाइट है ना, हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि ये y2 माइनस y1 के बराबर की हाइट होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि B की जो हाइट है वो है y2 और A की जो हाइट है वो y1, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो y2 माइनस y1 हाइट, ये हो जाएगा। और अगर हमें A और B के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो A और B के बीच का डिस्टेंस बहुत आसानी से पाइथागोरस थ्योरम हम लगा के निकाल सकते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। और फिर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये हमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता देता है बच्चों, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता देता है, अगर दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें पूछा जा रहा है कि ये दो पॉइंट्स है 3,4 और 2,3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, और ये निकल के आएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, क्योंकि वो स्क्वायर तो करना ही है हमें एनीवेज। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो चाहे x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो, वो बराबर ही होना है। तो ये कुछ ऐसा याद रखिएगा, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये बच्चों डिस्टेंस आ गया √2 यूनिट्स आप लिख सकते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये शायद दिख ना रहा हो आपको, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसे। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2, और तीसरा कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को, मान लीजिए कि ये दो पॉइंट्स है a और b, x1, y1 और x2, y2। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है c जो AB वाले लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशियो में। अगर ये m1:m2 के रेशियो में C पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, आप देख सकते हैं C जो है वो इंटरनल पॉइंट है A और B का, AB का, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, हम ऐसा कहेंगे। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो जो C का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले से। इंटरनली अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को, तो m1x2, m1 को ये देखिए, ये m1, इसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक तरीके से, और फिर डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से, डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से। और अगर मान लीजिए m1 और m2 बराबर हैं, यानी कि ये C पॉइंट जो है वो 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है, 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट है AB का। तो अगर m1 और m2 की वैल्यूज बराबर हैं, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू m1 m2 सब कट जाएंगे यहाँ पे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली y कोऑर्डिनेट को भी फिर हम y1 प्लस y2 बाई 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन जनरल m1:m2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चों, और बहुत ही जल्दी ये याद भी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। हाँ, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है AB को, एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, और मान लीजिए कि जो पॉइंट C है वो कहीं यहां पे है, C पॉइंट कहीं यहां पे, सच दैट ये AC इस टू BC की अगर हम बात करें, तो ये M1 इस टू M2 कुछ ऐसा है। AC की लेंथ अगर M1 है तो BC की लेंथ होगी M2, कुछ इस टाइप से। या AC की लेंथ अगर M1L है तो BC की लेंथ होगी M2L। तो ये M1 इस टू M2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है C पॉइंट AB को, ऐसा हम कहेंगे। C इज डिवाइडिंग AB एक्सटर्नली, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ऐसे केस में बच्चों आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो M2 वाला पार्ट है ये उल्टा हो गया है, C अगर यहां पे होता तो M2L लेफ्ट के साइड होता, बट
ये एक्सटर्नली डिवाइड करने की वजह से सी पॉइंट जो राइट के साइड शिफ्ट हो गया बी से, तो हम M2 की जगह ना -M2 रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। इंटरनली वाला जो फॉर्मूला है उसमें M2 की जगह -M2 रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करने से हमें जो मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स सी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वो इस टाइप से होंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा, लेकिन M2 की जगह पे -M2 लिखेंगे। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वही, लेकिन M2 की जगह हम लिखेंगे -M2। जी याद रखने वाली चीज है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन कि दो पॉइंट्स हमारे पास 3, 4 और 2, 3। इस पॉइंट को, इन दो पॉइंट्स को कोई एक पॉइंट 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहां पे x1 मेरा 3 हो गया, y1 हो गया 4, x2 इज 2, y2 इज 3। तो इन सबको इस्तेमाल करेंगे और m1 m2 जो है वो 1 और 2 है। तो इस्तेमाल करते हुए c का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे अगर, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों 3 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बार मैं फिगर बना देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3, 4, 2, 3 ये दो पॉइंट्स हैं और सी पॉइंट जो है वो इसको 1:2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। पॉइंट ए बोल देते हैं, ये बी कह देते हैं, ये 1:2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो 1:2, 3 × 2 कुछ इस टाइप से, डिवाइडेड बाय 2 + 1 ये आ जाएगा। और ये निकालेंगे तो बच्चों 6 + 2 8/3, x कोऑर्डिनेट आ गया 8/3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं हम लोग। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 × 3 + 2 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और 1 मल्टीप्लाई होगा इससे 3 से, इस टाइप से, डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये हो जाएगा बच्चों 3 + 8 11/3। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सी पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 8/3, 11/3। ऐसा कई बार करने की जरूरत पड़ सकती है फिजिक्स में, इसलिए सेक्शन फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, कैसे ये वैल्यूज आई याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिजिक्स में इतने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पे, यही सिमिलर क्वेश्चन है, बट अब की बार जो सी पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में। जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है ना कोई पॉइंट, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये ए है और बी है, इनके कोऑर्डिनेट्स 3, 4 एंड 2, 3। सी पॉइंट जो है ना वो यहां हो सकता है, या तो सी पॉइंट यहां हो सकता है, सो दैट सी ए इज 1 और सी बी वाला जो डिस्टेंस है वो 2 ऐसा हो। एक ये पॉसिबिलिटी है बच्चों, और दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस टाइप से है कि मान लीजिए ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है और सी कुछ यहां पे है, सी कुछ यहां पे है। लेकिन ऐसे में क्या होगा ना बच्चों, अगर ये 1:2 का रेशियो है तो ए के साथ जो सी का डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू बी के साथ सी का डिस्टेंस। ए के साथ सी का डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू बी के साथ सी का डिस्टेंस। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ना उस हिसाब से रिजेक्ट हो जाती है। पॉसिबिलिटी दो बनती है जब भी हम एक्सटर्नली डिवाइड करने की बात करते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहां पे रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये ऑर्डर्ड होता है। 1:2 का रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो 1 का बेसिकली डिस्टेंस, 1 यूनिट का डिस्टेंस ए के साथ में, 2 यूनिट का डिस्टेंस बी के साथ में। कोई जरूरी नहीं है 1 और 2 का ही डिस्टेंस हो, डिस्टेंसेस 1 × L और 2 × L ऐसे भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें बी के साथ डिस्टेंस कम है सी का, ए के साथ डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन हमें चाहिए ए के साथ कम डिस्टेंस और बी के साथ ज्यादा डिस्टेंस। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी चलेगी। पहली वाली पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें बच्चों हम क्योंकि 1 जो है वो ऑपोजिट साइड में है, सी अगर यहां कहीं होता तो 1 पॉजिटिव होता, लेकिन यहां 1 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 को माइनस लेकर के चलेंगे, नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो हम x कोऑर्डिनेट जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 की जगह बेसिकली हमें -1 लिखना है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2। ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है 4/1 दैट इज 4। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगेन -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2। ये सॉल्व करेंगे तो 8 - 3 5 मिल जाएगा। और c के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 4,5। ये हमारा आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उम्मीद है क्लियर होगा आपको बच्चों। तो पॉइंट पे रख लें इसे। उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो मान लीजिए ये टॉपिक का नाम है बेसिकली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जो 3 पॉइंट से ऑब्वियसली बनता है। इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं। ये कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों वो कुछ इस टाइप से है। हाफ इंटू x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 माइनस y3 से प्लस x2 को मल्टीप्लाई करेंगे y3 माइनस y1 से। यहां पे एक गड़बड़ हो गई लिखने में, ये y3 है बच्चों, y3 माइनस y1 और फिर x3 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 माइनस y2 से और सबको ऐड कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। इनफैक्ट ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है ये नेगेटिव भी आ सकती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि मॉड्यूलस ले लेंगे इस पूरी क्वांटिटी का। फाइनल आंसर जो होगा इसका मॉड्यूलस होगा। इसको एक और तरीका है लिखने का बच्चों, इस फॉर्म को, ये जो पूरा फॉर्मूला है उसका ये जो फॉर्म है इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है। और डिटर्मिनेंट फॉर्म को ओपन करके सही इसका जो फॉर्मूला है उसको हम अपने तरीके से लिखना चाहें तो याद रखिए कुछ इस टाइप से हम करते हैं। मैं एक प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखने की चीज है। तो ये रो इंपॉर्टेंट है, ये रो को हम ध्यान में रखेंगे। इस रो के 3 एलिमेंट्स है 1 1 1। ठीक है। यहां पे बेसिकली हमारे पास 3 रोज है, 1 1 1 वाला एक रो, दूसरा x1 x2 x3 वाला रो और तीसरा रो है y1 y2 y3 वाला। और कॉलम्स जो हमारे पास भी 3 है, 1 x1 y1, दूसरा कॉलम है 1 x2 y2 और तीसरा कॉलम है 1 x3 y3। इसको हम सबसे पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे 1। ठीक है। ये एलिमेंट उठाया हमने 1। अब हम क्या करेंगे, x2 y3 माइनस x3 y2 ये करेंगे, x2 y3 माइनस x3 y2। ये करेंगे। ठीक है। ये हमारा पहले वाले एलिमेंट का काम हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे एलिमेंट में जाएंगे, ये वाला एलिमेंट। इस एलिमेंट को मैंने स्क्वायर बनाया क्योंकि ये एलिमेंट नेगेटिव लेना है हमें। याद रखिएगा इसी तरीके से करते हैं। डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में आगे चल के, हो सकता है 11th वाले चैप्टर में हो सकता है 12th वाले में हो। तो आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सेकेंड वाला एलिमेंट है इसको हम लेंगे -1। फिर -1 का जो कॉलम है और रो है उसको कर देंगे डिलीट। -1 का जो रो है और कॉलम है उसको कर देंगे हम डिलीट, कुछ इस टाइप से। इसके बाद हमें जो बचेगा, हमारे पास जो बचेगा, एक काम करता हूं मैं सबसे पहले ये सारी चीजें जो है हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारी चीजें हट गई एक्चुअली।
ये हमने लिखा था x2y3 माइनस x3y2, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वाला एलिमेंट लिया हमने, इसे हम लेंगे नेगेटिव, -1 यहां पे लिखेंगे, ब्रैकेट बना देंगे और इससे करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम और रो है उसको कर देंगे डिलीट। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं x1 y3 x3 और y1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 y3 को मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, फिर राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम, फिर ये टर्म ले लेंगे x3 y1, सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। ये प्रोसीजर आपको याद रखना है, आगे भी वेक्टर्स में भी ये थोड़ा बहुत काम आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये दूसरे एलिमेंट का भी काम खत्म हुआ, दूसरे एलिमेंट का भी काम हमने किया खत्म। अब हम तीसरे एलिमेंट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डिलीट कर देता हूं, ये सब कुछ डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं तीसरे एलिमेंट पे। तीसरा एलिमेंट हमारा ये 1। तीसरा एलिमेंट हमें फिर से पॉजिटिव ही लेना है बच्चों। सबसे पहला एलिमेंट हमने पॉजिटिव लिया था, दूसरा वाला एलिमेंट हमने नेगेटिव लिया, तीसरा एलिमेंट हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो तीसरे एलिमेंट में 1 लिया पॉजिटिव हमने, इसके बाद हम उसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कर देंगे डिलीट। हमारे पास बच रहा है x1 x2 y1 y2। तो अगेन हम लोग सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा x1 y2 माइनस, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा x2 y1। और ऑब्वियसली क्योंकि हाफ जो है वो बाहर लगा हुआ है, तो हम हाफ को यहां पे लगा देंगे। और याद रखिए ये जो क्वांटिटी हमने लिखी है, ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे ना, मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस आप जानते ही होंगे, मॉड्यूलस किसी भी नंबर को नेगेटिव से भी पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव है तो वैसे का वैसे ही छोड़ देता है उसको। तो अगर -5 है मान लीजिए हमारे पास, उसका मॉड्यूलस लेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 5 का मॉड्यूलस लेंगे तो भी 5 मिलेगा। तो किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस ले लेंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो ये बच्चों इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का जिसके 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हों। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स है 3 4 2 3 और -1 0। इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा, हमें इसका एरिया निकालना है। ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हाफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 डिटर्मिनेंट से ही करेंगे हम लोग, फिर -1 0 3 4 2 3, कुछ इस टाइप से लिख लेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले वाले जो स्लाइड है उसमें मैंने दिखाया था कि ये जो है डिटर्मिनेंट की, ये कर्व्ड नहीं होते बेसिकली बच्चों। कर्व्ड दिखाया था मैंने, लेकिन कर्व्ड होते नहीं है ये। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था मुझे ये स्ट्रेट दिखाने का, मैथ टाइप में कोई ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं इसे स्ट्रेट बना सकूं, तो मैंने फिर इसे कर्व्ड ही बनाया अल्टीमेटली। तो ध्यान रखिएगा, कर्व्ड वाले को मैट्रिक्स कहते हैं, और जो स्ट्रेट अगर हो दोनों साइड में उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट से काम है, यहाँ पे मैट्रिक्स से काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, खोलते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहला ये हम लेंगे 1, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 3 × 3 -2 × 4। फिर इसके बाद अगला एलिमेंट लेंगे, ये नेगेटिव में लेना है, इस एलिमेंट को हमें लेना है नेगेटिव में, तो -1। इसके बाद ब्रैकेट में -1 × 3 -2 × 0। इसके बाद तीसरे एलिमेंट को पॉजिटिव लेंगे, फिर ब्रैकेट में लेंगे -1 × 4
-3 इंटू 0। और याद रखिएगा लास्ट में इसका मॉड्यूलस ले लेंगे ताकि पॉजिटिव बना सके हम एरिया को। तो ये सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड विथ दिस इज 9 माइनस 8 प्लस 1 आ गया। फिर नेक्स्ट वाली जो क्वांटिटी आएगी वो आ जाएगी +3। फिर लास्ट वाली जो क्वांटिटी है ये आ जाएगी -4। तो बच्चों बेसिकली हो गया रहा है, ये एरिया आ जा रहा है 0। एरिया 0 आने का मतलब ये है कि ये 3 जो पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल को नहीं बना रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप से बन जाएंगे, -1, 0, इसके बाद 2, 3, इसके बाद 3, 4, कुछ इस टाइप से ये पॉइंट्स बन जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक लाइन में लाई करेंगे, कोलिनियर होंगे पॉइंट्स, इस वजह से इनका एरिया आ रहा है 0। तो याद रखिए कभी भी एरिया अगर किसी ट्राइंगल का 0 आता है यानी कि उसके तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट सेगमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो स्ट्रेट सेगमेंट से, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन को हम आगे या पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों पॉइंट से, जिन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसे बनाया है, आगे पीछे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पूरी एक मतलब पीछे इंफिनिटी से लेकर के आगे इंफिनिटी तक जाएगी, वो पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, किसी एक स्ट्रेट लाइन का ना हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ना पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बना रही है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बना रही है। ये सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाना चाहिए एंगल और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाना चाहिए थीटा एंगल। ठीक है, तो हम उसके स्लोप को डिफाइन करते हैं m = tan थीटा, वही वाला एंगल जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना रही है। ठीक है, तो स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा। और बहुत ही आसानी से बच्चों हम tan थीटा को लिख सकते हैं। यहां पे ऐसा हम एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाते हैं तो बच्चों आप जानते हैं ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होगा y2 - y1, और ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होगा x2 - x1। गलती कर दी मैंने, छोटी सी गलती कर दी। ये वाला जो डिस्टेंस है ये x2 - x1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा y2 - y1। ये एंगल अगर थीटा है बच्चों तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम tan थीटा को लिख सकते हैं हाइट अपॉन बेस। तो हाइट इज y2 - y1, बेस इज x2 - x1। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्लोप को, किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को, अगर उसके 2 पॉइंट्स पता है हमें, इस तरीके से लिखा जा सकता है। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा एक क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो 1, 2 और -1, 3 से पास कर रही है। 2 पॉइंट्स दिए हुए जिनसे ये पास कर रही है। हमें इस स्ट्रेट लाइन का चाहिए स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए हमें। तो निकालते हैं स्लोप m = tan थीटा = अब याद रखिए सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में जो है y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा, फिर डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा। और याद रखिए हमेशा या तो आप y2 - y1 करें तो फिर x2 - x1 लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, या फिर आप y1 - y2 करेंगे अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में x1 - x2 करना पड़ेगा। तो यहां पे हम पहला माइनस दूसरा ऐसे करते हैं, y1 - y2, 1 नहीं ये है 3, ये 3 डिवाइडेड बाई 1 -1 ऐसा लिखेंगे हम बच्चों। तो ये आ जाएगा -1/2, ये होगा इस लाइन का स्लोप। अगर हम इसको इंडिकेट करना चाहें इन दो पॉइंट्स को और स्ट्रेट लाइन को XY प्लेन में,
तो सबसे पहले -1,3 पॉइंट जो है वो कहीं यहां पे आएगा। x कोऑर्डिनेट इसका -1 है, y कोऑर्डिनेट इसका 3 है, और 1,2 की बात करें तो 1,2 कहीं यहां पे आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी कुछ। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन जो है पॉजिटिव एक्स के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रही है वो एंगल 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है। तो 90 और 180 के बीच में tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आया। इसीलिए आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव आया। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है या कोई भी कर्व है इन जनरल, तो उस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। तो हर एक पॉइंट के कुछ एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से होंगे कि इनके एक्स और वाई के बीच में ना एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा। इनके एक्स और वाई के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। और स्ट्रेट लाइन के केस में अगर हमारे पास कर्व की जगह स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये रिलेशन कुछ इस टाइप से होगा बच्चों कि हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में अगर हम डालें तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। ठीक है। तो अच्छा, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना वो कुछ इस फॉर्म का होता है। ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को ना लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं हम लोग। इसका नाम एक और है लीनियर इक्वेशन। ए बी सी कांस्टेंट्स हैं यहां पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट होगा उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उस पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट लें और वाई कोऑर्डिनेट लेकर के यहां पे डालें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है। और दो चीजें याद रखने की है। एक्स एक्सिस जो है ना, ये वाला एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे ना तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 0 है, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे ना तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 0। और स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस है वो अलग अलग बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं। हम कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो अगले स्लाइड में कुछ पढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो हमें मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स मालूम है किसी स्ट्रेट लाइन के, 2 पॉइंट्स मालूम है किसी स्ट्रेट लाइन के, और हम उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से हम लिख पाएंगे। y तो एक जनरल y कोऑर्डिनेट हो गया। जो भी पॉइंट होगा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसका y कोऑर्डिनेट हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये y एक जनरल y है, इसकी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है अलग अलग पॉइंट के हिसाब से। तो y माइनस y1, y माइनस y2 भी ले सकते थे हम, y1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू ये क्वांटिटी ब्रैकेट वाली जो है आप देख सकते हैं बच्चों कि ये कुछ और नहीं है, ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x1। अब बच्चों यहां पे y1 हमने रखा था तो यहां पे x1 रखना पड़ेगा। अगर हमने y2 रखा होता लेफ्ट हैंड साइड, y माइनस y2 रखा होता तो हमें ये x माइनस x2 लेना होता। आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह x1 डालें और y की जगह y1 डालें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। करके देखते हैं, y की जगह y1 डालते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
x की जगह डाल देते हैं x1, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड आ जा रहा है हमारा 0 और राइट साइड भी हमारा 0 ही आ जाएगा, तो 0 इक्वल 0 हो गया, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब अगर y की जगह y2 और x की जगह x2 आप डालेंगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मैं दिखा देता हूं आपको, y की जगह डालो y2, ठीक है, और x की जगह डालो x2। अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 फैक्टर कैंसिल होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा 1 कैंसिल होने के बाद, और x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 यहां डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल होकर के राइट साइड मिलेगा 1, 1 इक्वल्स 1, यानी कि इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। इस तरीके से हम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। याद रखिए y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट, इस तरीके से ले सकते हैं। ये तो हुआ 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों। इससे क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ये 2 पॉइंट से पास कर रही है 1,2 और -1,3, और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑल्सो फाइंड अ पॉइंट 2,a, ऑल्सो फाइंड a इफ पॉइंट 2,a लाइज ऑन द लाइन। सबसे पहले काम करेंगे ना हम लोग, इक्वेशन बनाएंगे इस स्ट्रेट लाइन की जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो ये x1 y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 मान लेते हैं, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 होल मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x1। अब देखिए हमने जो y कोऑर्डिनेट लिया था यहां पे वो पहले वाले पॉइंट का लिया था, तो x कोऑर्डिनेट भी पहले वाले ही पॉइंट का लेना है। यहाँ पे x की जगह ये वाला जो x कोऑर्डिनेट लगाना है ना, -1 नहीं लगा सकते, वहां पे 1 ही लेना पड़ेगा, वो वाला। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे y माइनस 2, ये जो क्वांटिटी है इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 1, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। अब x को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है स्ट्रेट लाइन की वो ऐसी मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें अगला पार्ट है क्वेश्चन का, ये कह रहा है कि अगर 2,a पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। a क्या है? उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में अगर x की जगह हम 2 डालें और y की जगह a डालें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो करते हैं सेटिस्फाई। x की जगह हम डालते हैं 2, y की जगह हम डालते हैं a और सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 3, यानी कि a इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिजिक्स में हमें कोई और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में एकदम बेसिक मैथ्स की ही जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में मेनली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, इसलिए हम मैथ्स बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले। तो अगला फॉर्म जो है इक्वेशन का वो है इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं हम लोग इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म कुछ इस टाइप का होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहां पे जो a है ना, इसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, क्योंकि ये x के नीचे है, इसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। और b को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को a,0 पे कट करेगी, a,0 पे इंटरसेक्ट करेगी, और y एक्सिस को यही वाली लाइन 0,b पे इंटरसेक्ट करेगी।
y कोऑर्डिनेट को, y एक्सिस को 0, b पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेप्ट का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर इस लाइन का हम स्लोप निकालें तो स्लोप होगा, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसका स्लोप बच्चों। तो b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a, क्या आ जाएगा माइनस b बाई a। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर बैठाइए और चेक कीजिए क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो बिल्कुल होगा, ट्राई कर लेते हैं। x की जगह a बैठा देते हैं, y की जगह 0 बैठा देते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस विल गिव यू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माफ कीजिएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अगर वहीं 0, b अगर हम बैठाना चाहें तो x की जगह 0 डाल लीजिए और y की जगह डाल लीजिए b। तो दिस विल गिव यू 1 इज इक्वल टू 1 अगेन। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जो 1, 2 और -1, 3 से पास कर रही है। इसका इक्वेशन हमें चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसका हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए इक्वेशन, और इससे हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 1, 2 और -1, 3, मेरे ख्याल से पिछला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो यही पॉइंट्स थे, लेकिन फिर से हम एक बार सॉल्व करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म में इसकी इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे करते हैं ये मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1, और ये वही वाली इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब एक काम करते हैं, 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की मुझे दिखाई देगी, इस टाइप की इक्वेशन दिखाई देगी। और इसे अगर हम कंपेयर करें x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से, तो बच्चों ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ये हमारा एक आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है, हेंस फाइंड इट्स x एंड y इंटरसेप्ट्स। तो बच्चों बहुत ही आसानी से हम x इंटरसेप्ट बोल देंगे 5, और y इंटरसेप्ट हम बोल देंगे 5/2। और अगर हम इसे यहां दिखाना चाहें इस प्लेन के ऊपर, तो x इंटरसेप्ट है 5, यानी कि 5,0 से पास करेगा, और y इंटरसेप्ट है 5/2, यानी कि 0,5/2 से पास करेगा। और ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगला फॉर्म है, पिछला वाला फॉर्म जो था वो इंटरसेप्ट फॉर्म था, वो x और y दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा था। ये वाला जो फॉर्म है स्लोप की बात करेगा और एक y इंटरसेप्ट की बात करेगा, तो इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो उसका स्लोप अगर m है, उसका स्लोप अगर m है और उसका y इंटरसेप्ट c है, यानी कि वो y एक्सिस को 0, c पे कट कर रही है, y इंटरसेप्ट उसका c है, तो उसकी इक्वेशन हम y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं, और इस फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म को देखते ही हमें इमीडिएटली स्लोप के बारे में पता चल जाता है और इमीडिएटली y इंटरसेप्ट के बारे में पता चल जाता है स्ट्रेट लाइन का। तो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये रहा क्वेश्चन, अगेन वही दो पॉइंट्स हमें इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की, और हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, और इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड करनी है। हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे याद है ये इक्वेशन, तो मैं अब सॉल्व करके वापस से सेम इक्वेशन नहीं निकालने वाला, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y का जो कोएफिशिएंट है वो होना चाहिए 1,
और वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, इसको ऐसे लिखता हूं सबसे पहले 2y इज इक्वल टू -x प्लस 5, और फिर मैं अब 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड को, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहां से बच्चों मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये जो पार्ट है ये स्लोप है जो कि -12 के बराबर है, और y इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट ये वाला है, तो y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, और ये पूरी इक्वेशन जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। तो ये हमारे आंसर्स हो गए बच्चों, ये एक आंसर, ये एक आंसर और ये एक आंसर। उम्मीद है ये वाला भी सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये एक और इक्वेशन है। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं, उन दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो याद रखिए कभी भी दो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो या तो एक दूसरे को कट करेंगी या तो नहीं करेंगी। नहीं करने का कंडीशन ये है कि वो दोनों पैरेलल लाइंस हो। अगर पैरेलल लाइंस होगी तो एक दूसरे को कहीं भी आगे कट नहीं करेगी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल नहीं है तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये एक दूसरे को कट करेंगी करेंगी, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो h, k अगर मैं मान के चलूं, इसके कोऑर्डिनेट्स को h, k मान के चलूं, तो h, k पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि h और k में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा पहली स्ट्रेट लाइन से, दूसरी स्ट्रेट लाइन से जो रिलेशन होगा वो होगा ऐसा। अब इन दो इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो अननोन्स हैं। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व होगा, h और k की वैल्यूज आएंगी। जो h और k की वैल्यूज आएंगी वही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दी गई हो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात की गई हो ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। आप कोई जरूरी नहीं है कि x को h से और y को k से रिप्लेस करें, आप x और y के टर्म्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करें और फिर फाइंड आउट करें x और y की वैल्यूज। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2, और हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसमें हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2। ऐसा करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया हमें, तो हमें मिलेगा 4x माइनस 2y प्लस 2, और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो ये है x प्लस 2y प्लस 3, और राइट हैंड साइड में तो 0 ही होगा। यहां पे आप देख सकते हैं y कैंसल ऑफ हो जा रहा है और हमें मिल रहा है 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू बच्चों x इज इक्वल टू -1। एक बार x की वैल्यू आ गई तो हम उसकी वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे पास वो भी आ रही है -1। तो यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। -1, ये हमारा आंसर होगा। तो याद रखिए किसी भी दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना है तो हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है x और y के लिए। दो इक्वेशन, दो अननोन, जो एक यूनिक पॉइंट आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जब दो इक्वेशन जो है वो सॉल्व ही ना हो रहे हो, है ना। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन जो है ना कुछ ऐसी है, तो ये दोनों ना सॉल्व होंगे ही नहीं कभी। ये दोनों इक्वेशन कभी सॉल्व होंगे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है ना वो पैरेलल हैं और ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये चीज याद रखिएगा, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसका मतलब कि लाइंस जो है वो पैरेलल है। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन से अगर हमारे पास
जिनके स्लोप्स m1 और m2 है, अब उनके बीच का एंगल निकालना है, उन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो मान लीजिए एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है उनके बीच का एंगल मान लेते हैं, और पहली वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो m1 है और दूसरी वाली का स्लोप m2 है। तो m1 और m2 के बीच थीटा m1 m2 के बीच में ऐसा रिलेशन आता है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, ये मॉड्यूलस का साइन है बच्चों, यानी कि जो भी पॉजिटिव, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी क्वांटिटी होगी उसको पॉजिटिव कर देगा फाइनली, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये जो एंगल आएगा ना, ये इससे जो थीटा की वैल्यू आएगी ना, tan थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच आएगी, यानी कि ये एक्यूट एंगल होगा। अब किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ना दो एंगल बन सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहां पे एक एंगल तो ये वाला है जो मैंने बनाया, एक दूसरा एंगल ये ब्लू वाला, ये दो एंगल बन सकते हैं। और ये वाला दूसरा जो एंगल होगा ना, ये पाई माइनस थीटा होगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो दूसरा वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो पहला वाला एंगल जो है वो एक्यूट होगा। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से जो हम थीटा निकालेंगे वो एक्यूट एंगल आएगा हमेशा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो हमें ये मॉडुलस रहने दें, सामने एक माइनस साइन लगा देंगे तो आ जाएगा। ज्यादा उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप देख लीजिए कि एंगल जो आएगा ना यहां से वो एक्यूट एंगल आएगा। ठीक है, तो दो लाइंस जब पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स बराबर होने चाहिए। दो लाइंस जब पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स बराबर होने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? तो बच्चों, दो स्ट्रेट लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो सेम एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, और उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का खुद का एंगल होगा 0। तो m1 और m2 जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों सेम एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स बराबर होनी चाहिए। तो इमीडिएटली आप स्लोप को चेक करके बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के तो स्लोप का जो प्रोडक्ट है, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 आना चाहिए। स्लोप्स का प्रोडक्ट आना चाहिए -1। तो इमीडिएटली आप स्लोप्स को चेक करके ये बता सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, पैरेलल हैं या नहीं है, और उनके बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये दो स्ट्रेट लाइंस दी गई है हमारे पास, इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम दोनों के स्लोप्स को निकालेंगे। तो पहले वाले का स्लोप अगर हमें निकालना है बच्चों, तो हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने से हमें इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की मिल रही है। तो स्लोप जो हमें इसका मिलेगा वो मिलेगा 2, और दूसरे लाइन की भी स्लोप निकाल लेते हैं, m2 कहते हैं इसे। तो इसे भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से हमें जो मिलेगी इसकी इक्वेशन वो मिलेगी कुछ इस टाइप की, कुछ इस टाइप की। तो यहां पे स्लोप देखने को मिल रहा है हमें -12। ठीक है, हम यहां पे इमीडिएटली चेक कर सकते हैं कि बच्चों m1 और m2 जो है इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जा रहा है -1, ये आ जा रहा है -1, यानी कि दोनों लाइंस जो है ना L1 और L2 ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्रीज आ जाएगा, एंगल 90 डिग्रीज आ जाएगा। इमीडिएटली हम ये क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है ये सॉल्यूशन क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी हम दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले वही काम, दोनों के स्लोप्स निकालेंगे। m1 की वैल्यू मुझे यहां से 2 दिखाई दे रही है इमीडिएटली, और यहां से m2 की वैल्यू जो है मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4x + 3 = 2y, और फिर उधर ले जाएं तो 2y = 4x + 3 और 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। तो यहां से स्लोप इसका जो है वो भी 2 ही दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों का स्लोप बराबर है। m1 = m2 है, यानी कि दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्रीज है। दोनों लाइंस